हेलो दोस्तों, तो आई होप मजे में होंगे सब लोग। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यांग काई ने सुयान को कपड़े बदलते हुए देख लिया था। इसी पर सुयान गुस्सा होकर यांग काई की बैंड बजा देती है। उसी के साथ यांग काई के 3 दिन तक आइस में कैद होकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। इसी पर यूटियन बोलता है पूरे 3 दिन हो गए, सीनियर ब्रदर आइस में जम के नहीं पर भूखे जरूर मर जाएंगे। तो फिर यांग काई आइस वॉल तोड़ के बाहर निकलता है और उन्हें बताता है कि 3 दिनों तक लगातार उसने अपनी कल्टीवेशन की है, जिसके कारण उसकी सारी इंजरी अब हील हो चुकी है और अब उसे जोरों की भूख लगी है। बंदे ने 3 दिन से खाया ही कहाँ कुछ। यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ उन सभी दोस्तों को देखते हैं जो कि चिकन रोस्ट लपेट रहे होते हैं। अब यहाँ यांग काई तो 3 दिनों से भूखा होता है। वो ठूस ठूस के खाना खत्म किए जा रहा था, लेकिन यूटियन और उसका दोस्त ऐसा खा रहे होते हैं जैसे कि उन लोगों को सालों से कुछ नहीं खाया। तभी यूटियन के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है। फिर वो कोशिश करके पूछ ही लेता है, सीनियर ब्रदर यांग काई, आखिर आपने सीनियर सिस्टर सुयान के साथ ऐसा क्या कर दिया कि उन्होंने आपकी इतनी पिटाई कर दी? आप दोनों तो आपस में प्यार करते थे ना, और आप लोगों ने सबके सामने कंफर्म भी किया था। अब वो इस सवाल का क्या ही जवाब देता। वो इसको इग्नोर करके उल्टा यूटियन से पूछता है, वो जुआंग का क्या हुआ? क्या वो अभी भी तुम लोगों को परेशान कर रहा है? इसी पे सुमो बोलता है, इस मैटर को तो पूरे 3 से 4 दिन बीत चुके हैं, और वैसे भी ग्रैंडफादर ने जो उसकी क्लास लगाई है, इसके बाद तो वो ऐसे छोटे मोटे मैटर्स को अपने ग्रैंडफादर के पास तो नहीं ही जाएगा। यह सुनकर यांग काई रिलीफ महसूस करते हुए कह रहा था, क्या मेरी भी हेल्प सेकंड एल्डर ने की है? पर सुमुना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कह रहा था, नहीं, तुम्हारी हेल्प सेकंड एल्डर ने नहीं की। उन्होंने तो सीधा सीधा अपने हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन फिर अचानक कंट्रीब्यूशन हॉल के मैनेजर मैंग की एंट्री हुई। यांग काई यह सुनकर हैरान रह गया। वो बोला, क्या एल्डर मैंग यहाँ आए थे? सुमो ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हाँ, वे सेक लीडर का टोकन लेकर आए थे। साथ ही उन्होंने यह सूचना दी कि तुम्हें जाने दिया जाए और तुम्हें डिसाइपल बना दिया जाए। यांग काई को यह सुनकर और भी आश्चर्य हुआ। एल्डर मैंग के वहां आने से सबकी बोलती बंद हो गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं और कितनी ताकत रखते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने फर्स्ट एल्डर की भी बोलती बंद कर दी थी। सुमो ने आगे कहा, मेरे दादाजी ने कहा कि इस मामले में वे भी कुछ नहीं बोल सकते। तो लोग ये सोचकर हैरान थे कि आखिर एल्डर मैंग ने सेक लीडर के साथ इतने अच्छे कनेक्शन कैसे बना लिए। यही वजह थी कि सेक लीडर ने एल्डर मैंग के कहने पर यांग काई की इतनी मदद की। सुमो यांग काई के पास जाकर धीरे से बोला, जैसे कि एल्डर मैंग उसे काफी रहस्यमय लगते हो। अब एल्डर मैंग के बारे में इतनी सारी बातें सुनने के बाद यांग काई ने सोचा, मुझे उन्हें जाकर थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरी इतनी मदद की है। हालांकि यांग काई के मन में यह भी था कि क्या उसे सीनियर सिस्टर के आने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन सुमो ने कहा, ठीक है, अगर तुम उनसे मिलना ही चाहते हो तो फिर हम समय क्यों बर्बाद करें, चलो अभी के अभी निकलते हैं। इसके बाद यांग काई ने सुयान से मिलने की अपनी इच्छा को दिल में ही रखा और अपने दोस्तों के साथ एल्डर मैंग से मिलने के लिए निकल पड़ा। दूसरी ओर एल्डर मैंग, जो हमेशा की तरह कड़ी मेहनत करने के बाद आराम कर रहे थे, अचानक सुमो और उसकी टोली के आने से जाग गए। सुमो धीरे से कह रहा था, ग्रैंडफादर। यह सुनकर एल्डर मैंग ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हूँ कि तुम मुझे ग्रैंडपा कहो, और वैसे भी आज तुम इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारा यह विनम्र व्यवहार देखकर तो लग रहा है कि तुम लोग माफी मांगने आए हो। सुमो नर्वस हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एल्डर मैंग को कैसे पता चल गया कि वह थैंक यू कहने आए हैं। एल्डर मैंग ने उसकी घबराहट को भांप लिया और शांत स्वर में बोले, ठीक है, अच्छा किया जो माफी मांगने आ गए। वैसे काई को छोड़कर बाकी सभी यहाँ से जा सकते हैं, मुझे उससे अकेले बात करनी है। बाकी सभी बिना किसी हिचकिचाहट के वहाँ से चले गए और जाते जाते दरवाजा भी बंद कर दिया। जैसे ही वे लोग गए, एल्डर मैंग ने अपनी शक्ति को प्रकट करना शुरू कर दिया। यांग काई कुछ कहने ही वाला था कि एल्डर मैंग ने इतनी तेजी से अपनी ऊर्जा छोड़ी कि दरवाजे के बाहर कान लगाकर सुन रहे तीनों लोग वहीं गिर पड़े। अब उनकी पोल खुल चुकी थी। एल्डर मैंग ने उनकी ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, अब भी यहाँ रुककर सुनने का इरादा है या जाना पसंद करोगे? वे तीनों तुरंत अपने पैरों पर उठे और फटाफट वहां से भाग निकले, हालांकि जाते जाते दरवाजा बंद करना नहीं भूले। यांग काई ने यह सब देखा और एल्डर मैंग से पूछा, एल्डर मैंग, आपने पहले तो मेरी मदद की और अब मेरे सभी दोस्तों को भगा दिया, क्या आपका कोई छुपा हुआ मकसद है? एल्डर मैंग ने उसकी बात सुनी और अजीब ढंग से मुस्कुराया। फिर वे यांग काई के चारों ओर घूमने लगे, जैसे उसकी गंध सूंघ रहे हो। यांग काई इस हरकत से डर गया। एल्डर मैंग ने अचानक यांग काई से कहा, मुझे अपना हाथ दो। यांग काई ने डरते डरते अपना हाथ आगे बढ़ाया। एल्डर मैंग ने उसका हाथ थोड़ी देर तक देखा और फिर एक अजीब सी हंसी हंसने लगे। इसके बाद वे यांग काई के बहुत करीब आ गए और धीरे से बोले, काई, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, सच सच बताना, झूठ मत बोलना। यांग काई की हालत खराब होने लगी। एल्डर मैंग उसके इतने करीब आ चुके थे कि उसे लग रहा था कि वे कुछ गंभीर कहने वाले हैं। एल्डर मैंग ने फिर से अजीब ढंग से हंसना शुरू कर दिया और यांग काई उनकी इस हरकत से और भी ज्यादा डर गया। यांग काई एल्डर मैंग की अजीब हरकतें देखकर घबरा गया और बोला, आपको क्या चाहिए, बताइए ना। एल्डर मैंग यांग काई से थोड़ा दूर हटते हुए बोले, यांग काई, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम उन लोगों में से हो जो किसी का एहसान नहीं रखते। अगर कोई तुम्हारी छोटी सी भी मदद करता है तो तुम उसका एहसान चुकाने की जल्दी में रहते हो। यांग काई यह सुनकर सोच में पड़ गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि आखिर एल्डर मैंग उससे क्या चाहते हैं। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे और अंत में वह सीधे तौर पर मना कर दिया, नहीं, मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाला। लेकिन एल्डर मैंग उसके पास फिर से पास आ गए और गुस्से में बोले, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो ऐसे लड़के नहीं हो ना। तुम्हें छोटी सी दया के बदले भी बहुत ज्यादा कीमत चुकानी चाहिए, क्योंकि तुम सोच भी नहीं सकते कि सामने वाले ने तुम्हारी कितनी बड़ी मदद की है। तुम्हें इस तरह से मना नहीं करना चाहिए। एल्डर मैंग यांग काई को धीरे धीरे पीछे धकेलते हुए उसे एक कोने में ले आए। यांग काई अब काफी डर गया था। एल्डर मैंग ने दुखी स्वर में कहा, तुमने इस तरह से मना करके मेरा दिल दुखा दिया। तुम्हें इतनी दिल तोड़ने वाली बातें नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तुमसे उम्मीदें लगाई थी और तुमने मुझे निराश कर दिया। इसके बाद एल्डर मैंग ने यांग काई से कुछ गुप्त तरीके से पूछने की कोशिश की। यांग काई ने उन्हें दूर हटाते हुए कहा, मेरे साथ कुछ भी अजीब मत करिए, वरना मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं बड़े एल्डर से शिकायत कर दूंगा
कि आप छोटे बच्चों को परेशान करते हैं। यह सुनकर एल्डर मैंग ने गुस्से में कहा, बेवकूफ लड़के, तुम मुझे लेकर इतना गंदा कैसे सोच सकते हो? मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करने वाला नहीं हूँ। यांकाई को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा हो गया। फिर एल्डर मैंग ने सीधे तौर पर यांकाई से पूछा, क्या मैं तुमसे जो पूछने वाला हूँ उसका जवाब सच सच दोगे? यांकाई गंभीर हो गया और हाँ में सिर हिलाया। एल्डर मैंग ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी लड़की से प्यार किया है? यांकाई शर्माते हुए मना कर दिया, नहीं, अभी तक ऐसी कोई लड़की मिली ही नहीं। एल्डर मैंग जोर से हंसते हुए बोले, मुझे पता था, किसी लड़की ने तुम्हें मौका ही नहीं दिया होगा। यांकाई ने गुस्से में कहा, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? फिर वह गंभीर होकर बोला, अभी तक आपने यह नहीं बताया कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। एल्डर मैंग ने गंभीर होकर कहा, अगर तुम नहीं कर सकते तो फिर दुनिया में कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। तुम मेरे टेस्ट में पास हो गए हो। तो यांकाई को समझ नहीं आया कि उसने कौन सा टेस्ट दिया है। एल्डर मैंग ने कहा, छोड़ो, मेरा काम हो गया, मैं तुम्हें किसी से मिलवाने ले जा रहा हूँ, तुम्हें वह बहुत पसंद आएगी। यह कहकर वे यांकाई को अपने साथ ले जाने लगे और कुछ कैलकुलेशन करते हुए बुदबुदाने लगे, यह हुआ इसलिए ऐसा हुआ, यह नहीं हुआ इसलिए वैसा भी नहीं हुआ। यांकाई को समझ नहीं आ रहा था कि एल्डर मैंग उनके दिमाग में क्या सोच रहे हैं, लेकिन वह उनके साथ चल पड़ा, यह जानने के लिए कि आखिर उनकी यह योजना क्या है। थोड़ी दूर चलने के बाद यांकाई को एहसास होता है कि ओल्ड मैन उसे उस पेड़ के पास ले जा रहे हैं जहाँ वह अक्सर अभ्यास किया करता था। वह जगह काफी छिपी हुई और खास थी। यांकाई को समझ नहीं आता कि ओल्ड मैन को इस बारे में कैसे पता चला, लेकिन वहां पहुंचने के बाद ओल्ड मैन उसे सीनियर सिस्टर सिया को दिखाते हैं, जिसे देखकर यांकाई हैरान रह जाता है। दूसरी ओर लिटिल सिस्टर सिया उस फलों के पेड़ को ध्यान से जांच रही थी कि वह जीवित है या नहीं। यांकाई ने सीनियर सिस्टर सिया को पहचान लिया और ओल्ड मैन से कहा, क्या आप मुझे इस लड़की से मिलवाने वाले थे? ओल्ड मैन ने हाँ में सिर हिलाया और पूछा, क्या तुम इसे जानते हो? यांकाई काफी खुश हो गया और बोला, अगर इनकी मदद करनी है तो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। इसके बाद यांकाई सिया के पास जाकर पूछता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सिया सीधे सीधे जवाब देती है, मैं फलों को जांचने आई थी, तुम काफी दिनों से यहाँ नहीं आए थे इसलिए बहुत सारे फल पक गए थे, तुम्हारी अनुपस्थिति में मैंने उन्हें तोड़ा और उन्हें रिफाइन करके गोलियों में बदल दिया। अब ये फलों से भी ज्यादा फायदेमंद है, तुम इन्हें आजमा कर देखो। यांकाई उसके इतने प्रयासों को देखकर हैरान था कि कोई लड़की उसके लिए इतना कुछ कर सकती है। उन गोलियों को देखने के बाद यांकाई को एक और बात समझ में आती है कि अगर लिटिल सिस्टर यहाँ आई है तो इसका मतलब है कि उन्हें पता है कि यांकाई यहाँ कल्टीवेशन करता है। इससे उसे एहसास होता है कि जिस दिन उस लड़की ने उसके साथ मुकाबला किया था वह और कोई नहीं बल्कि लिटिल सिस्टर सिया ही थी। यह जानकर वह खुश हो जाता है कि उसकी अनुपस्थिति में यह लड़की उसके फलों का भी ध्यान रखती है। खुशी के मारे तो लौंडे की बत्ती सी बाहर आ गई थी। तभी एक अजीब मोड़ आता है जब अचानक एक बुजुर्ग शख्स यानी ओल्ड मैन बीच में टपक पड़ते हैं। वह सीधे यांकाई की ओर देखकर उसे सीनियर सिस्टर जिया से दूर रहने की चेतावनी देते हैं और कड़कते हुए पूछते हैं, क्या तुम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जानते हो? यांकाई को समझ नहीं आता कि ओल्ड मैन इतना भड़के हुए क्यों है। तभी वह सख्त लहजे में कहते हैं, ये मेरी शिष्या है, इसलिए अपनी आंखें और इरादे संभाल कर रखो। यह सुनकर यांकाई बिना झिझक सीधा पूछ लेता है, अगर सीनियर सिस्टर जिया को मेरी मदद चाहिए तो किस तरह की हेल्प है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? ओल्ड मैन पहले से ही जिया से यह कंफर्म कर चुके थे कि क्या यांकाई इसके लायक है या नहीं। जब जिया हामी भर देती है तो ओल्ड मैन भी मान लेते हैं कि हाँ, यही वह शख्स है जिसकी उन्हें जरूरत थी। यांकाई अभी भी कंफ्यूज था। वह सोच रहा था कि आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। उसे कुछ भी साफ साफ नहीं बताया जा रहा, बस यही दोहराया जा रहा था, यही सही व्यक्ति है। अब ओल्ड मैन गंभीर होकर कहते हैं, यांकाई, क्या तुम्हें पता है कि इस दुनिया में कुछ लोग खास शक्तियों के साथ जन्म लेते हैं? वे सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं, उनकी क्षमताएं दूसरों से भिन्न होती हैं और उनकी असली ताकत का अंदाजा एक आम इंसान कभी नहीं लगा सकता। यांकाई उनकी बात सुनते ही समझ जाता है, आखिरकार अपना भाई दिमाग से भी तेज है। वह तुरंत पूछता है, तो क्या सीनियर सिस्टर जिया भी आम लोगों से अलग है? ओल्ड मैन सिर हिलाते हुए जवाब देते हैं, बिल्कुल, जाने इनकी शारीरिक बनावट बाकी साधारण लोगों से बहुत ज्यादा अलग है। इस तरह के फिजिकल गुणों वाले लोग असाधारण होते हैं, इन्हें हम जीनियस भी कह सकते हैं। लेकिन सीनियर सिस्टर जियानिंग का मामला और भी खास है, वह बेहद रेयर है, इतनी रेयर कि पूरी दुनिया में 1 मिलियन में से सिर्फ एक ही इस तरह की होती है। इसके बाद ओल्ड मैन हल्की मुस्कान के साथ छेड़ते हुए कहते हैं, यांकाई, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें इतनी खास इंसान से मिलने का मौका मिल रहा है। तो लेकिन यांकाई अभी भी पूरी तरह उलझा हुआ था। वह फिर पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सीनियर सिस्टर जिया की असल शक्ति क्या है, उनकी विशेषताएं कैसी हैं? यह सुनकर ओल्ड मैन आगे बढ़ते हैं और यांकाई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, देखो, तुम्हारे लिए सच्चाई जानने का समय आ चुका है। फिर वह जियानिंग की ओर मुड़कर निर्देश देते हैं, जाओ और उस पेड़ से फल तोड़कर लाओ। जियानिंग बिना किसी झिझक के फौरन पेड़ की ओर बढ़ती है और अपनी पल फ्लेम नाम की अनोखी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए आसानी से फलों को तोड़ लेती है। अब तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर ओल्ड मैन गंभीर होते हुए अपनी शिष्या को आदेश देते हैं, इस लड़के को अपना असली टैलेंट दिखाओ, इसे भी तो पता चले कि तुम्हारी शक्ति कितनी अनोखी है। तभी सीनियर सिस्टर जिया अपनी पर्पल फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उस यंग फ्रूट को सावधानी से रिफाइन करने लगती है, जिससे धीरे धीरे उसकी यंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। यह देखकर यांकाई हैरान रह जाता है, क्या सच में ऐसा किया जा सकता है? वह देखता है कि जैसे जैसे रिफाइनिंग आगे बढ़ती है, फ्रूट की एनर्जी और ज्यादा एक्सट्रैक्ट होती जाती है। लेकिन असली चौंकाने वाला मोमेंट तो तब आता है जब सीनियर सिस्टर जिया पूरी एकाग्रता के साथ अपनी शक्ति को नियंत्रित कर यंग पिल्स बनाने लगती है। क्या वह इस फ्रूट को पिल्स में बदल रही है? यांकाई
यांकाई को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इतनी कम उम्र में अपनी ऊर्जा पर इतना गजब का नियंत्रण, यह देखकर वह दंग रह जाता है। फिर एक और चमत्कार होता है। जिया आसपास मौजूद यंग लिक्विड से भारी मात्रा में यंग एनर्जी इकट्ठा कर उसे फ्रूट्स में डाल देती है। इसके बाद दोनों यंग एनर्जी को मिलाकर वह उन्हें पिल्स में बदल देती है। यांकाई सीनियर सिस्टर की इस कला से पूरी तरह दंग रह जाता है। वह सोचता है सिर्फ अपने हाथों की शक्ति से वह यंग एनर्जी को इकट्ठा करके मिक्स कर सकती है, जबकि मैं तो सिर्फ अपने शरीर के जरिए इसे अवशोषित कर सकता हूँ। कुछ ही देर में जिया खुशी खुशी पिल्स दिखाती है। देखो ये तैयार हो गई। यांकाई का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह अपने हाथ में पिल्स की बोतल लेकर हैरानी से पूछता है, क्या आपने इन्हें बस यूं ही रिफाइन कर लिया? हाँ बिल्कुल, वह मुस्कुराकर जवाब देती है। अब तो यांकाई सीनियर सिस्टर से और भी ज्यादा प्रभावित हो चुका था। वह मजाक में कहता है, अगर आपने पिल्स की दुकान खोल ली तो मेडिसिन किंग वैली में कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकेगा। आपकी दुकान तो सोने में तौल दी जाएगी। अब वह गंभीर होकर पूछता है, सीनियर सिस्टर आपकी यह फिजिकल बॉडी आखिर क्या है? ओल्ड मैन एक गहरी सांस लेते हुए जवाब देते हैं, इसे कहते हैं मेडिसिन स्पिरिट्स एंड बॉडी। मेडिसिन स्पिरिट्स एंड बॉडी नाम सुनते ही यांकाई सब समझ जाता है। तो मतलब यह पूरी तरह अल्केमी रसायन विद्या से जुड़ी हुई है। ओल्ड मैन आगे बताते हैं, यह शरीर बेहद दुर्लभ होता है। इस तरह की बॉडी वाले व्यक्ति किसी भी साधारण चीज को हाई ग्रेड पिल्स में बदल सकते हैं। उनकी बनाई पिल्स में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि वे सामान्य पिल्स से 10 गुना ज्यादा प्रभावशाली होती है। यह सुनकर यांकाई और भी चौंक जाता है। यानी ये लड़की तो एक चलता फिरता मेडिकल स्टोर है। वह मन ही मन सोचता है। ओल्ड मैन बताते हैं, तुम्हारी यह सीनियर सिस्टर पिछले 5 सालों से कल्टीवेशन कर रही है और अब वह सेपरेशन रियल्म की पीक पे पहुंच चुकी है। वह आगे जोड़ते हैं, असल में इसकी प्रगति इतनी तेज थी कि हमें इसकी कल्टीवेशन को जबरन रोकना पड़ा। अगर हम ऐसा न करते तो यह अब तक ट्रू एसेंस रियल्म तक पहुंच चुकी होती। इतनी तारीफें सुनकर सीनियर सिस्टर जिया थोड़ा शर्मा जाती है। यांकाई यह सोचकर हैरान था, सिर्फ 5 सालों में यह लड़की सेपरेशन रियल्म की पीक तक पहुंच गई। यह तो सच में एक जीनियस है। अब वह एक और सवाल सोचने लगता है, अगर ओल्ड मैन ने इसकी शक्ति को दबाया नहीं होता तो क्या यह मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली होती या फिर अभी भी मुझसे ज्यादा ताकतवर है? वह सीनियर सिस्टर को गौर से देखने लगता है, जिसे जिया कंफ्यूज हो जाती है कि यह उसे इतनी ध्यान से क्यों देख रहा है। अब ओल्ड मैन बताते हैं, सीनियर सिस्टर जिया को ट्रू एसेंस रियल्म में ब्रेक थ्रू करना है, लेकिन इससे पहले उन्हें अपनी शक्ति से एक खास चीज रिफाइन करनी होगी जो वह अकेले नहीं कर सकती। यांकाई तुरंत समझ जाता है, तो इसका मतलब है कि इस रिफाइनिंग के लिए उन्हें मेरी मदद चाहिए। बिल्कुल, ओल्ड मैन जवाब देते हैं। और वह चीज क्या है? यांकाई उत्सुकता से पूछता है। ओल्ड मैन गंभीर स्वर में कहते हैं, वह है 9 यंग कंडेंसिंग ड्यू। यह ट्रू एसेंस को मजबूत करने के लिए बेहद फायदेमंद होती है। वे आगे समझाते हैं, मैं नहीं चाहता था कि जिया इसे अकेले रिफाइन करे, क्योंकि यह उसके कल्टीवेशन के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता था। इसलिए मैंने उसकी शक्ति को दबा दिया था, क्योंकि 9 यंग कंडेंसिंग ड्यू में खुद की एक आत्मा होती है। इसे केवल वही नियंत्रित कर सकता है जिसके पास ट्रू यंग पावर हो। अब यांकाई पूरी बात समझ चुका था। यही वजह है कि आप मेरी मदद लेने आए हैं। ओल्ड मैन सिर हिलाते हैं, सही समझे। और इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। तो दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए